बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के जूम सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की 63 नंबर हमारी आज की एपिसोड है और इसमें आप सबको जो है मेरा तरफ से वेलकम है। ये आज की अगर मार्केट की बात करें, मार्केट की क्या पोजीशन रही, कैसे मार्केट ने जो है आज बिहेव किया, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जी, आज जो है ना KC 100 इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई 44,222 और तकरीबन मार्केट जो डाउन हुई 828 पॉइंट मार्केट ने जो है वो जो है KC 100 इंडेक्स डाउन हुआ और तकरीबन ये बनते हैं 1.84 माइनस, ठीक है, परसेंटेज में अगर हम बात करें इसकी। बहरहाल अगर हम लोग हाई की बात करें, आज का हाई जो लगा 45,129, जो कई सुबह सुबह ही थोड़ी बहुत मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव हुई और 9:42 का ये टाइम है और इसके बाद जो है एक शार्प डिक्लाइन जो है वो मार्केट के अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता देखा गया और जो डिप बनाया मार्केट ने तकरीबन 12:15 के करीब, जो आज का लो था 43,946, ये मार्केट का आज लो। फिर थोड़ी सी मार्केट ने रिकवर किया, फिर उसके बाद डिप लिया और इसी तरह मार्केट आज चलती रही और आखिरकार क्लोजिंग होगी मार्केट की 44,222 की। आज की अगर टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं, जिसमें GGL, यूनिटी, TRG, WTL, PRL, पाइको, ANL, FFBL, के इलेक्ट्रिक और कैपको जो है वो शामिल है। टॉप एडवांसेस की बात करते हैं, जिसमें पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस का नाम आता है। इसके अलावा कुछ गनी ग्लोबल ग्लास, GGL भी जो आज टॉप एडवांसेस में शामिल है और वॉल्यूम भी अच्छा है इसका। और जावेदान कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसका भी थोड़ा बहुत वॉल्यूम ठीक है ये। और कुछ टॉप डिक्लाइन की बात करते हैं, जिसमें परवेज सिक्योरिटी का नाम आता है और कुछ छोटा स्टॉक मीडिया टाइम्स है और इसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बैंक, बाकी तकरीबन सारे छोटे ही स्टॉक है और एक कुछ बड़ा है सर्विस फैब्रिक, 9 रुपये 36 पैसे जो है ये टॉप डिक्लाइन में जो है वो शामिल है ये। जी, आप लोगों की तरफ आते हैं और ख़ास तौर पर एज यूजुअल जो रिक्वेस्ट करते हैं कि हैंड रेज की ऑप्शन है आपके सामने, उसको क्लिक करें और आपका हैंड मेरे सामने आ जाएगा और फिर मेरे लिए आपके लिए आपके क्वेश्चन लेना जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा ये। जी, तारिक भाई यहाँ रावलपिंडी से, सर आपको अनम्यूट करो मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं जब सलाम दुआ करने के फोन किया, कोई मेरा क्वेश्चन नहीं है सर। जी जी तारिक भाई, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सलाम दुआ करते हैं, खैरियत पूछते हैं और शो हमारा सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, डॉक्टर साजिद साहब है UAE से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब, जो हमारे साथ हो रही वो तो हो रही है। इसमें मार्केट की गिरावट में जो हमारे लिए क्या लर्निंग है? मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मसलन अगर कंपैरिजन करें NRL वर्सेस अटक रिफाइनरी, तो अटक रिफाइनरी को आज 2 लोअर लॉक लगे हैं। क्या कुछ ऐसी कंपनी मतलब है कि जब वो गिरती हैं तो उनका उस वक्त भी मार्केट में बायर नहीं होता? इसका मतलब ये है कि नेशनल रिफाइनरी जो है वो बेहतर कंपनी है अटक रिफाइनरी की निस्बत। और दूसरा सवाल ये कि गनी ग्लास जो है वो 45 पे ही खड़ा है, तो क्या अभी इसमें मजीद हम अकोमोडेशन इस लेवल पे कर लें या अभी ये नीचे से अपनी सपोर्ट को तोड़ेगा? जी जी, डॉक्टर साहब, आप थोड़े 2-3 महीने हो गए हमारे साथ ही, हम बार बार आपको एक सिग्नल दे ही रहे थे और पिछले महीने से तो हमने रट लगाई हुई थी 70% कैश, 70% कैश अपने पास हैंड में रखे और बड़ी मोहतात किस्म की आपको हम जो है ना वो बाइंग करवा रहे थे। और ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स भी आपसे कह रहे थे कि जो पहले के लिए हुए उनमें निकलने की कोशिश करें ये। यानी आपने जो शुरू में लिए हुए अगर थोड़े बहुत प्रॉफिट में है या बराबर में है या इस तरह है तो वो निकले उसमें से। जिन्होंने फॉलो किया निकल गए तरीके से और आज बड़े खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन सब मैं दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि बहुत से मेंबर्स ने आज मुझे मैसेज करके कम्प्लीमेंट्स भी दिए कि आपने हमें जो है ना पहले ये ऑफलोड करवा दिया और जिसकी आज हमें बेतहाशा खुशी हो रही है। उनको तो खुशी हो रही थी, बाज के तो दिल बैठे हुए थे और गम भी थे, लेकिन काफ़ी लोगों ने जो है कम्प्लीमेंट्स पेश किए कि हमारा फ्री हैंड है और आज हम बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है और ये सब जो है मेरे मशवरे की वजह से हुआ। बस ये अल्लाह की तौफीक है, मैंने क्या मशवरा देना है, ठीक है। तो बाकी NRL, ATRL, रिफाइनरी सेक्टर ऑलरेडी बुलिश हो के इधर बात है, ये ऊपर गेव इंडेक्स है, ये स्टॉक्स जो थे इन्होंने इंडेक्स को ऊपर लेकर आए। IT सेक्टर ऊपर लेकर गया, रिफाइनरी सेक्टर ऊपर लेकर गया। अब जारी बात है जब नीचे आना है तो इन्होंने ही नीचे आना है। PPL ना ऊपर गया, ना OGDC ऊपर गया, ना सीमेंट ऊपर गया, ना मैपल लीफ ऊपर गया, जो मिसालें दे रहा हूँ ना, अमरेली ऊपर गया। उन्होंने और क्या इतने नीचे आना है ये, ना गनी ग्लास 100 रुपये पर नहीं गया, उसने क्या नीचे आना है ये।
वो अभी बाइंग जोन में ही है। तो इस यानी जो जो गए हैं उन्होंने ही वापस आना है, और ये कुछ ही लोगों के हाथ में थे, इन्होंने इसको ऊपर उठा दिया और उठाने के बाद अब वो ही नीचे ला रहे हैं। इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपने जो है बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी। वो जो बड़े बड़े माल बेच रहे हैं उनको खुद ही माल खरीदने दें अपना, आप लोगों ने उनका माल नहीं खरीदना। बस ये हमारी स्ट्रेटेजी है। जो आप में से कोई फंस गया उनके माल में, वो फिर बैठा रहेगा 2 महीने फिर इसमें। और आने वाले दिनों में भी हम यही चीज देखेंगे आगे जो है ना, यही हमें लग रहा है कि मार्केट की जो आखिरी सपोर्ट हमें जो अभी नीचे नजर आ रही है वो है 42,000। इसके बीच में कोई रुकावट नहीं है। 43,000 में कोई ये ना समझे कि 43,800 पर बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट होगी या 43,000 पर सपोर्ट होगी। आज भी मैं इसको देख रहा था, बिल्कुल रास्ता साफ है मार्केट का। 1-1,500 पॉइंट का नीचे आने में मार्केट को जरा भी तकलीफ नहीं लगेगी। ठीक है, तकलीफ तो लोगों को होगी, मार्केट को आने में बिल्कुल भी जो है ना कोई परेशानी नहीं होगी। जी मलिक असद साहब है मुल्तान से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? खैरियत है? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। तो एक छोटा सा वजाहत भी करने दे। मार्केट ने तो बाजा बजा के रख दिया है, और स्टॉक का भी बाजा बज गया और हमारा भी बाजा बज गया, ठीक है? क्योंकि WTL पीछे आ गया और ज्यादा। और लेकिन एक चीज मैंने आज लर्न की है कि यूनिटी जो है ना वो मैंने खैर निकाल दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मेरे पास 2 स्टॉक है, फ्लाइंग सीमेंट है और एक WTL है। तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने फ्लाइंग जो है वो 17 रुपीज के ऊपर लिया है, 10,000। और WTL मेरे पास 1,55,000 है। वो मैंने तकरीबन कुछ मेरी 67 पड़ती है ना इसकी कॉस्ट। तो मैं आपकी रिप्लाई को मुंतजर हूँ। दूसरा एक चीज छोटी सी और मैंने देखी है आज कि यूनिटी जब वो गया है ना उसके ऊपर अपनी लास्ट लिमिट के ऊपर लोअर लॉक पे, तो मैंने 10,000 लिया, वो थोड़ा सा अप हुआ तो मैंने इसको सेल आउट किया, तो मैंने कुछ अमाउंट जो है वो अर्न कर ली। तो ये डिप मुझे आज बहुत अच्छी लगी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर, यूनिटी जो है ना अभी तो फिलहाल डाउन में है। फिलहाल तो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करें कोई भी आप स्टॉक लें ये। बहरहाल अगर आपने लेके बेच दिया तो बस फिलहाल कोशिश करें ये काम ना करें, क्योंकि अगर वो लो लॉक पर ही बंद हो जाता और कल आते सारी फिर लो लॉक लग जाता, फिर आप फंस के रह जाते। वेट करें, ये यूनिटी आपको 25-26 पर जब मिल जाएगा तो फिर आपको क्या टेंशन है, ये वो अच्छा रेट होगा इसका लेने वाला भी। फ्लाइंग सीमेंट अभी इसका भी डाउन है। जब तक इंडेक्स सीधा नहीं होगा ये सारे स्टॉक जो है बिल्कुल रखने वाले नहीं है, चाहे फ्लाइंग हो गया चाहे कोई और हो गया। आने दे एक दफा इंडेक्स को नीचे। इतने बेसब्रे ना बने बाइंग करने में। बहुत जबरदस्त मौका आप लोगों को मिलेगा, और यकीन करें कि इतने अच्छे अच्छे स्टॉक जो आपको मैंने ऑडियो मैसेज में भी बताया कि इन स्टॉक्स पर नजर रखें। मैपल लीफ सीमेंट जैसा स्टॉक जो 2 महीने से 44 रुपए पर 44 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तोड़ के आज वो भी 43 पर ट्रेड कर रहा था। ये हमने इसको 3 महीने से मैपल को देख रहे हैं 44 पर अड़का हुआ था। ये PRL जो है बड़े मर मर के जो है 24 से ऊपर गया, आज फिर अपनी औकात पर वापस आ गया। ये मजीद आपको 20-22 पर इतने डिस्काउंट पर ये रेट मिलेंगे आपको। मैपल आपको 40 रुपए से नीचे मिलेगा, और यकीन करें किसी से भी पूछेंगे जानने वाले से मार्केट की मैपल 40 से नीचे कैसा रेट है, तो वो कहेगा मुफ्त में मिल रहा है आपको। ये थोड़ा सा सब्र करें तो इंशाल्लाह ये सारे स्टॉक्स आपको बॉटम में मिलेंगे। और ये जो बड़े बड़े आप बेचकर आपके हवाले करने जा रहे हैं इन रेट्स पर, बिल्कुल भी इनको ना खरीदें, ये सब्र कर जाएं, इंशाल्लाह सब्र का फल मीठा मिलेगा आपको। और 1-2 दिन मार्केट को देखे भी ना, बेशक ये हफ्ता बिल्कुल भी मार्केट देखे ना, अपना काम करे, छोड़ दे इसको। अगर फ्री कैश आपने रखा हुआ है, जो स्टॉक फंस गया WTL फंस गया उसको छोड़ दे आप इसको। ठीक है, आप इंतजार करें, उस टाइम नहीं बेचा आपने, आप नीचे आ गए, आप उसका वेट करें कब रिकवर करना है। और अगर फ्री कैश पड़ा हुआ है तो बिल्कुल 2 दिन मार्केट को देखे ना, क्योंकि जो यहाँ मार्केट को देखेंगे फिर आपको होगा अब मैं ले लूँ, क्योंकि फ्री कैश आपको बार बार तंग भी करेगा कि किसी ना किसी तरीके से मैं इसको लगा दूँ। ये जी मोहसिन अब्बासी साहब है इस्लामाबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम। नबील भाई, ये अगर ये फीपीलीपी का डेटा देखें तो ये अक्सर ऐसे हो रहा होता है कि बैंक जब बाय कर रहे होते हैं तो इंश्योरेंस बेच रहा होता है, जब इंश्योरेंस बेच रहा होता है बैंक या म्यूचुअल फंड इस तरह बाय कर रहे होते हैं। तो ये कुछ ऐसे नहीं है क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स हैं, इनके पास बाइंग पावर ज्यादा है, तो ये मिल मिला के इन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये WGL जो है ये आज भी इसे लॉक लगा है, तो इसको आगे आप क्या देखें? जी जी सर, ये जो है ना ये बस इसी तरह ही है। आपको पता है ये हमारे मुल्क में जो है ना ऐसा ही सिस्टम है कि बस कुछ ही लोग छाए हुए हैं हमारे हर जगह पर। आपकी जो इतनी महंगाइयाँ शंगाइयाँ, आटा किधर है, चीनी किधर है, बाकी चीज़ें किधर पहुंची गई हैं, ये सारे एक जो है ना, मैं क्या यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मैं क्या कहूँ उनको, तो ये सारा इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर भी यही है। ये आप तो छोटे इन्वेस्टर जो हम बार बार कहते हैं
कि 4-5 करोड़ वाला बंदा भी अपने आप को छोटा इन्वेस्टर समझे। इनकी अरबों के हिसाब से इनकी एकोमोलेशन होती है स्टॉक्स के अंदर ये। तो इसलिए तो हम बार बार आप ये कहते हैं कि इन बड़ों से आपको किसी ना किसी तरीके से हम बचाएं, और बार बार हम आपको ये कहते हैं कि बचें बचें बचें। लेकिन आप फिर अगर घुसना चाहते हैं, GGL फिलहाल अच्छा है, कोई मसला नहीं इसमें, लेकिन फिलहाल मार्केट का बिहेवियर ऐसा है, आज मैं आपको GGL बाय करवा दूं, कल वो लो लॉक पर ओपन हो, फिर सारी गालियां मेरे जिम्मे। जब नजर आ रहा है कि मार्केट सही नहीं है, तो चाहे किसी को अपर लॉक लगे या डबल अपर लॉक किसी को लग जाए, बिल्कुल भी किसी स्टॉक को बाय नहीं करना जब तक इंडेक्स, मैंने आज भी आपको बताया था, अगर आखिरी टाइम इंडेक्स 44,500 या कुछ लेवल मैंने आपको बताया था उससे ऊपर ऊपर आ जाता, तो हम भी आपसे कहते हैं अब ले लें। जब नजर नहीं आया कुछ तो हम बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, अगर आपकी अपनी मर्जी है तो बेशक बाय करेंगे। जी दानियाल अयूब साहब हैं, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर जी, मैंने नया ज्वाइन किया आपको आज ही। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि के इलेक्ट्रिक जो है वो आपकी लिस्ट में भी शामिल है, तो वो आपने जो प्राइस बताई थी उससे भी आस्ता आस्ता नीचे आना शुरू हो गया, तो वो 25% के हिसाब से उसमें बाइंग शुरू कर लूँ या अभी रुकूं? जी जी दनियाल भाई, आपने जो मेरी लिस्ट के जो एवरेज प्राइस है ना, एवरेज प्राइस से नीचे जो भी स्टॉक आते जा रहे हैं, एवरेज को देखना है, उससे नीचे नीचे 25% लेते जाएं, और क्योंकि ये बहुत ही डिस्काउंट रेट है। के इलेक्ट्रिक अगर 3.5 रुपए पर आपको मिल जाता है तो यकीन करें ये मुफ्त में है 3.5 रुपए का, और ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ये 3.5 तक इसका वेट कर ले, किसी भी झटके में ये 3.5 तक आए तो फौरन ले लें इसको बस, और यहाँ से इसको अकोमोडेट करें और लेके रख लें फिर, और फिर बार बार आपने मुझे भी तंग नहीं कर रहा है कि मैंने इसको लिया भाई ये चल क्यों नहीं रहा। आगे गर्मियों में इसने 4.5-5 रुपए तो इसका नॉर्मल रेट है, और ये पेनी स्टॉक है, और पेनी में भी ये सबसे अच्छा स्टॉक है के इलेक्ट्रिक का ये। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ले, इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी मार्केट को नीचे मजीद आने दें, हो सकता है ये 3 रुपए पर आ जाए तो और भी सस्ता आपको मिल जाए, इसलिए लेने में फिलहाल जल्दी ना करें ये। जी हाफिज सलीम साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा क्या हाल है? जी जी सर खैरियत। कैसा वो आपके कहने के मुताबिक मैंने वो सेल कर दिया था फिर आज, तो क्या हम ये तवक्को रखते हैं कि मजीद मार्केट नीचे आएगी तो दोबारा हम इनको ले लेंगे? जी बस क्या साहब, मैंने यही आपसे गाइडलाइन लेनी है। जी जी हाफिज साहब, इतनी जो मैं लंबी तकरीरें कर रहा हूँ ये इसी वजह से कर रहा हूँ कि नीचे आ रहे हैं स्टॉक, बस ये आ गए नीचे। अमरेली 42 पर आ गया, मैपल 43 पर आ गया, यूनिटी 28 पर आ गया, ट्रीट 28 पर आ गया, तो ये क्यों नहीं नीचे आएंगे? मजीद आने वाले दिनों में और भी सस्ते आएंगे। सरले 250 रुपए पर आ गया, नेशनल फूड 200 रुपए से नीचे आ गया। जब मैंने आपके साथ ये लिस्ट शेयर की थी सबके साथ, तो आप बहुत से लोग मुझे कह रहे थे आपने तो बहुत नीचे वाले रेट इनके लिखे हैं, ये तो कभी भी नहीं आएंगे। तो वो आप पिछले जूम सेशन में बेशक निकाल के देख लें, ये जिन्होंने ये कहा था ये क्यों नहीं आए, आप लोग देख लें, वो सारे स्टॉक आप नीचे आए हैं। गनी ग्लास भी नीचे आ रहा है 45 रुपए, वो सादी साहब ने पूछा था डॉक्टर साहब ने, अभी और भी नीचे आएगा 40 रुपए तक, फिर ले लें इसको ये। तो ये सारे आते हैं, ये मार्केट है, ये नहीं है कि जो ऊपर गए तो नीचे नहीं आना। NRL को भी नीचे आता देखेंगे, अटक रिफाइनरी भी नीचे आएगा, नेट सोल भी नीचे आएगा, और TRG भी नीचे आ रहा है, उसको भी लॉक लगे हैं, सजगार भी नीचे लॉक लगे हुए हैं। तो क्यों नहीं आएंगे नीचे? इन्होंने तो उठाए थे इंडेक्स को, तो जब इंडेक्स नीचे आएगा तो ये क्यों नहीं नीचे आएंगे फिर? तो इसको काइंडली इसको समझने की कोशिश करें। जी नजीर साहब, मैं कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम। जी। कैसा किसी तबीयत सब ठीक ठाक? जी जी सर खैरियत। काजी साहब, पहले तो ये कि आपका शुक्रिया, और बड़ा अच्छा लगता है एक जो आपने बोला कि कुछ भी नहीं करो, हैव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, तो बड़ा अच्छा लगा कि बिल्कुल ठंडा रहना है, मोहतात रहना है। और काजी साहब, मेरा एक सवाल छोटा सा ये समझ नहीं आ रहा था, ये स्टॉक खुलते ही साथ जो किसी किसी भी शेयर को अपर लॉक लगता है, तो हालांकि उसमें बायर भी नहीं है और कोई सेलर भी नहीं है, डायरेक्ट अपर लॉक किससे लग जाता है, कुछ समझ नहीं आता, ये इसका क्या रीजन है? जी हाँ जी नजीर भाई, ये इस तरह होता है ना, ये स्टॉक होता ही मखसूस लोगों के पास है, आम लोगों के पास वो होता कोई नहीं है। वो 1 रुपया एक जो ना परसेंट भी उसको ऊपर करेंगे, या एक यानी कि स्टॉक भी ऊपर करेंगे, उसने अपर लॉक लग रहा है, क्योंकि उसका जो है वो सेलर वो खुद ही है, उन्होंने अपना स्टॉक बेचना कोई नहीं है, तो उसने आराम से अपर लॉक लग जाना है। ये तो ये ऐसे स्टॉक होते हैं जिनका फ्री फ्लोट जीरो समझे, क्योंकि चंद मखसूस लोगों के पास सिर्फ ये स्टॉक होता है और वही उसको प्ले करते हैं बस। इसलिए जो ही उसका देखते हैं वॉल्यूम भी कुछ नहीं होता, और अपर लॉक पर भी
बंद हो रहा था और कोई बेचने वाला भी नहीं होता। ये सारा ये है ये। ठीक है जी, हना आप भी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी बोले। जी मैडम बोले, आपने म्यूट तो कर दिया, अब आप बोले अनम्यूट किया आपने, बोले कोई हेडफोन उतारे आप फिर। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी आ रही है, बोले आप। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं हब्सी का पूछ रही थी कि उसका क्या आगे फ्यूचर है, और सपोर्ट लेवल बता दें हब्सी का। अब सी क्या शॉर्ट फॉर्म है इसकी? हब पावर। हब पावर। अच्छा, ये कौन सा आपने इसकी शॉर्ट में जो ना निक नेम इसका हबसी, पहली दफा मैंने सुना। हब को वैसे इसको बोलते हैं। अभी ये जा रहा है 83.72 पर, और इसकी जो जी। स्टॉप लॉस है वो 78.75। ये इसका जो है स्ट्रॉन्ग जो है इसका स्टॉप लॉस बनेगा जब इसे नीचे आ जाए, यानी 78 पे 75 पैसे, 78.75। ठीक है, आपने लिया किस रेट पर है? ठीक है, थैंक यू। 84 पे। हाँ बस सुबह पहले टाइम 84 हो जाएगा, तो कोशिश करें एक दफ़ा इसे निकल आए, और जब ये दोबारा नीचे आ जाए यही 78 के राउंड अबाउट, तो फिर दोबारा पूछ लें कि बाई बनती है ये नहीं बनती। ठीक है चले। जी रजा खान साहब है सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत वालेकुम। से? खैरियत सर, खैरियत। बस सलाम के लिए फोन किया, और दूसरा आपने ऑलरेडी जवाब तो मिल गया काजी साहब। वो आपने जो बोला कि मार्केट, मैंने एक्चुअली सवाल करना था कि मार्केट को कहाँ देखते हैं, 38 पे देखते हैं वही सतह पे, या 42 में रुक जाएगी? जी जी सर, इंशाल्लाह जहां पर रुकेगी मार्केट हम आपको पहले बाइंग करवाना शुरू कर देंगे, मेरे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे बाय, जब बाय के सिग्नल आ जाए तो फिर आप समझ लें कि यहाँ पर मार्केट थोड़ी सपोर्ट मिल गई है मार्केट को। जब सपोर्ट ही नजर आएगी तो हम बिल्कुल भी बाइंग आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। जी आशिक साहब है लैया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत। अच्छा सर, मेरे पास फ्री कैश है। थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए। तो दूसरा एक कॉसम है मेरे पास सिर्फ पड़ा 3.80 पे, जी उसका सजेस्ट क्या करेंगे? हाँ जी आशिक भाई, कौसम बिल्कुल अपने बॉटम पर या यहीं पर, अब ये घूमता रहेगा, इसकी फिलहाल आपने टेंशन नहीं लेनी। 3.85 आपने बहुत सस्ता लिया हुआ है, 4 पे 9 पैसे वाले भी हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने ले लिया हुआ है इसको। बहरहाल आगे फ्यूचर में ये ठीक हो जाएगा, ये इसकी बिल्कुल अगर थोड़ा और नीचे आता है तो मजीद इसके अंदर एकोमोलेशन आप कर सकते हैं ये। लेकिन 3.30 से जब ये नीचे क्लोजिंग दे तो फिर बिल्कुल भी बाय ना करें इसको, ये फिर निकलने वाली बात करें, फिर हो सकता है ये 2 रुपये पर भी आ जाइए। जी अली इजाज भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मैंने एक चीज पूछनी थी कि जब दिसंबर क्लोज हुआ था और जनवरी स्टार्ट होने लगा था, तो मार्केट 43,700 या 800, मतलब 44,000 क्रॉस नहीं कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था ये काफी अच्छी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ मतलब आप कह रहे हैं 42,000 तक मार्केट जाएगी, तो यहाँ उसको कुछ सपोर्ट मिलेगी? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस काफी मिली थी उसको। जी 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 अली भाई, बिल्कुल ये जो लेवल है ना 42 वाले, इसको यानी कि मैंने सरसरी देखा था, एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बता दूंगा आगे आने वाले दिनों में कि कहाँ पर एग्जैक्ट इसकी सपोर्ट है। 43 के करीब करीब कहीं भी नहीं है सपोर्ट, 42 पर इसकी सपोर्ट मुझे नजर आ रही थी, और वही इसका जो शुरू में एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, वहीं पर इसको एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी। तो आपके जहन में होना चाहिए अगर मार्केट नीचे है तो कम से कम 42 तक भी आ सकती है, उससे नीचे का पता नहीं, उसके बाद फिर बाद के जब हम रिव्यू करेंगे फिर पता चलेगा अब क्या पोजीशन है ये। जी अफान भाई लंदन से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम, सब लोगों को सलाम। अजीज साहब आपको भी, और काजी साहब आप लोग सब लोगों के लिए दुआएं। मार्च का मार्च चल रहा है, दरमियान में है। महीना पहले जब बात की थी तो उस वक्त अनप्रेसिडेंट लग रहा था। अभी फिर एक मैं बात करूंगा, हो सकता है वो अनप्रेसिडेंट फिर लगे। तो बाकी आपने जितनी बातें की उसके साथ वो मैच करती हैं। सर मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशंस कर रहा था, कल भी आने की कोशिश की, नहीं कर पाया, मीटिंग आ गई बीच में। 22 मार्च तक बाउंस बैक नजर आ रहा है, 22 मार्च ऑनवर्ड्स बाउंस बैक नजर आ रहा है, जो कि अगर कोई पोजीशन जो मार्केट करेक्शन जो लेती है 19 मार्च से। बाकी अजीज साहब आप बताइएगा, आप भी काजी साहब इसे करें, बाकी इंशाल्लाह वॉच कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर चुका हूँ मैं भी ठीक है। स्टॉक कैलकुलेट करके। थैंक यू।
हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल मार्च में हमने भी प्रिडिक्ट किया था कि खासतौर पर इदरीस महीने के दरमियान मार्च में डिप इसने लेना है, तो वो डिप अभी 15 मार्च तक आप देखेंगे एक मजीद डिप जो है वो आता है मार्च में भी। जी सुहेल भैया चश्मा से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे क्वेश्चन पहले कुछ पिछले दिनों भी पूछा था, लेकिन मुझे उसका आंसर नहीं मिल सका था। काइंडली एक तो वो बता दीजिएगा कि इस वक्त बाइंग भी हो रही होती है और सेलिंग भी हो रही होती है, तो जो मार्केट से पैसा निकल रहा होता है वो किस बेसिस पे निकल रहा होता है, वो कौन सा पैसा है जो निकल रहा होता है। और दूसरा सर, अभी जिस तरह बात हो रही है कि मार्केट नेगेटिव जाएगी और 42,000 तक तो है इसका कंफर्म चांस के जाएगी, तो जो हिदायत के मुताबिक मैंने भी 70% जो है ना कैश संभाला हुआ है, थैंक यू। तो वो जो दो थोड़ा बहुत 30% है, मैंने कल भी बात की थी, सर लिया मेरे पास थोड़ा सा, तो वो इस रेट पे निकाल देता है बंदा, फिर दोबारा नीचे बाय कर ले। इस पे आपकी क्या राय है? जी बस सर ये दो क्वेश्चन हैं। ठीक है। जी सुहेल भाई, जो पहला सवाल है ना, जो आप कह रहे हैं कि पहले भी पूछा जवाब नहीं मिला, अभी आप सुन लें, फिर आप भी ना गिला कीजिएगा जवाब नहीं मिला। ये कौन सा पैसा है जो निकल रहा है? ये वही पैसा है जो मार्केट को लेकर गया था 28,000 से लेकर 45,000 तक। जारी बात है, पैसा लगा तो इंडेक्स ऊपर गया और स्टॉक ऊपर गए ना, अब वही पैसा निकल रहा है। और खरीद कौन रहा है? जो अभी भी समझ रहे हैं कि जो नेट सोल जो है अभी भी 200 रुपये पर हमें सस्ता मिल रहा है, TRG 145 पर लोग समझ रहे हैं अभी भी हमें सस्ता मिल रहा है। जो माशाल्लाह हमारे सादे लोग हैं वो इसको खरीद रहे हैं। जो अभी भी समझ रहे हैं साजगार 170 पर हमें सस्ता मिल रहा है, ये वो वाले हमारे सादे लोग हैं, वो इसको खरीद रहे हैं। और बेच वो रहे हैं जिन्होंने 70 रुपये पे साजगार लिया था और 170 रुपये पर उसको बेच रहे हैं। ये वाले जिन्होंने नेट सोल 80 रुपये का लिया था, आप 200 रुपये में उसको बेच रहे हैं। वो बेचने वाले जो है वो समझदार हैं और लेने वाले माशाल्लाह उससे भी बड़े समझदार हैं। तो ये वो वाला पैसा जो है वो निकाल रहा है। और 30% जो आपने कहा सर ले, एक दफ़ा निकाल दें, नीचे आ जाए 210 220 रुपये के दरमियान, फिर दोबारा इसको ले लेंगे। जी अनस साकिब साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा, ये पेस के मैंने 14,500 खरीदे में 4.69 पे खरीदे थे, अब 3.91 पे आए हैं, तो इसको होल्ड करना है या इसमें और मजीद लेके रखना है? कौन सा वाला सर? जी सर, कौन सा स्टॉक है रे? पेस। पेस जी। सर पेस जो है फिलहाल आप उसको मजीद ना लें, क्योंकि ये जो है ना डिफॉल्टर सेगमेंट की ये कंपनी है। आगे इसका मुझे कोई खास इसका फ्यूचर नज़र नहीं आता। अगर तो ये डिफॉल्टर से निकल जाती है, वो आप चेक कर लेंगे, फिर आगे हो सकता है ये मजीद तेज़ हो जाए। इसकी कोई खबरें थी कि ये डिफॉल्टर लिस्ट से निकलने वाली है और इसी वजह से ये थोड़ा तेज़ हो गया था, ये 4 रुपये तक भी चला गया था ये। तो बेहतर ये है कि अगर आपने कोई फ्रेश एंट्री लेनी है तो जो अच्छे वैल्यूएबल स्टॉक्स हैं जिनकी वर्थ अच्छी है, जो आपको लिस्ट मैंने शेयर की है, वो सारे ही अच्छे स्टॉक है। अभी नाम भी लिए मैंने, तो उनमें से कोई भी स्टॉक ले लें आप, ये वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी वो भी वेट करें, पहले इंडेक्स को सीधा होने दें, जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर आपको हम कहेंगे कि आप ले लें यहाँ से। जी अमजद भाई ओमान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम। जी सर, कॉसम और ड्यूअल से को ऑफलोड किया था, आज आपसे बात की थी सर। आप सर ASTL लिया था मैंने 4450 पे, तो उसका स्टॉप लॉस सर आप जरा बताएं। अभी 35 तो आपने बताया था, अभी नेक्स्ट उसका सर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए सर? थैंक यू। हाँ जी अमजद भाई, जो लॉन्ग टर्म इसका स्टॉप लॉस है वो है 38। जब ये 38 से क्लोजिंग नीचे देगा तो ये 32-33 रुपये पर भी इसको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 38 इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो सपोर्ट है यहाँ पर 38 पर, तो आप अपने जहन में रखें 38, ठीक है। उससे पहले पहले ना बेचें ये। जी अल्ताफ भैया बैंकॉक से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम। गाइस साहब, जैसे आपने कहा मेरे पास अभी कोई ऐसी फ्रेश पोजीशन नहीं है ना, सब ऑफलोड कर दिया मैंने ना आज नेट सोल से भी निकल गया। शुक्र। अच्छा, मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। एक सर, ये क्वेश्चन का भी आपने एक भाई के क्वेश्चन के आंसर में आपने जवाब दिया कि अगर ये 330 से नीचे आ जाए तो आप इससे निकल जाएं। तो सर मेरे पास तो पुरानी रिकमेंडेशन पे पड़े हुए हैं, ये हो गया, CTM हो गया, और दूसरा WTL, सिल्क बैंक, ह्यूज क्वांटिटी भी है ना जी। तो ये इसका मुझे जवाब देने का क्या करूं, उससे निकल जाऊं इनसे कि नहीं, होल्ड करूं ना? और दूसरा ये कि सर ये PTL को आप कहाँ देख रहे हैं सर, अभी इसका बाइंग जोन बनता है कि नहीं बनता है? ओके सर, थैंक यू, बस ये ठीक है। जी अल्ताफ भाई, ये पेनी स्टॉक्स को रखी रखे, WTL को भी रखी रखे, कोसम भी रखी रखे। ये एक झटके की मार है, जिस टाइम इनको एक झटका भी लगा 70-80 पैसे का, वो सारे पिछले शिकवे गीले ये सारे दूर कर देंगे। इसलिए इनकी कोई टेंशन, आपने पुराना लिया हुआ है, आपने पुराना भी
कोसम 3.5 रुपए के राउंड अबाउट लिया होगा, अभी भी तकरीबन इतने पर ही ट्रेड कर रहा है, 3 रुपए 40 पैसे पर। WTL भी आपने इन्हीं रेट्स पर लिया हुआ है, इसकी भी कोई टेंशन नहीं है ये। बाकी PPL को मैं देख रहा हूँ 200 रुपए पर, जो इसका रेट है, ओरिजिनल रेट है इसका। आगे आने वाले दिनों में आप यही देखेंगे PPL OGDC को ही आपने देखना है। अभी इनकी बारी है उठने की। ये ज्यादा से ज्यादा नीचे ही आया तो 82 तक नीचे आ सकता है, इससे नीचे PPL ने कोई नहीं आना। बेशक ये जूम सेशन मेरा रिकॉर्ड है, इसमें अगर मार्केट क्रैश हो तो वो और बात है कि 65 पर आ जाएगा, लेकिन वो वाले हालात नहीं है अभी। अगर करेक्शन में PPL नीचे आया तो 82 तक आ सकता है, इसके नीचे मुझे दूर दूर तक आसार नजर नहीं आते। तो यहाँ पर PPL लेने वाला रेट है। PPL और OGDC को अगर कंपेयर करें तो मैं PPL को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसके आगे रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसने बड़े आराम से ऊपर जाना है। OGDC रस्ते रस्ते में ब्रेकें मारेगा, वो फिर आप लोग उससे तंग बढ़ेंगे। ये जी मीर बिलाल साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी भाई क्या हाल चाल है? वो सर खैरियत है, आप सुनाए। आप रिकमेंडेशन पे 25% मैंने इन्वेस्ट किया था 3.8 कोसम में, और उसका स्टॉप लॉस लगाया हुआ था 3.5 ट्रिगर और 3.3 पे जो है ना, 3.35 पे ट्रिगर था और 3.3 पे जो था वो उसका स्टॉप लॉस था। तो वो आज 25% हिट हुआ है, 3.2 पे वो शायद मिनिमम गया था आज। ठीक है, तो उसके अंदर री इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपके ख्याल से? दूसरा, इसका फंडामेंटली मैं देख रहा था ऐसे कोसम को काफी वीक है, इक्विटी इसकी लॉसेस की वजह से खत्म हुई हुई है। उसके ऊपर कुछ कमेंट कीजिएगा कोसम के फंडामेंटल्स के ऊपर प्लीज। जी मीर भाई, कोसम जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, बेहतर है कंपनी, फ्यूचर इसका अच्छा है और ये बिल्कुल लोअर पर। अगर आने वाले दिनों में ये 3 रुपए या 3 रुपए से नीचे आपको मिलता है तो ये बहुत जबरदस्त है। अभी आपने लिया, अभी थोड़ी देर वेट कर जाए, अभी 3 रुपए 40 पर क्लोज हुआ, हो सकता है कल ये 3 रुपए पर क्लोजिंग दे, उससे अगले दिन 2 रुपए 80 पैसे पर क्लोजिंग दे, वो इसके दोबारा बाइंग बनेगी वहां पर। और ये बिल्कुल बॉटम है इसका, आने वाले दिनों में ये 4 साढ़े 4 पे बिल्कुल आराम सुकून से चला जाएगा, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा फिर ये। और फंडामेंटली इस कंपनी के साथ कोई मसला नहीं है, ठीक है ये कंपनी। जी इलियास भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सर, आपकी जो लिस्ट आई थी कुछ स्टॉक्स के हवाले से शुरू में, तो उसके रेट्स वाकई कम थे। तो मैं खुद भी उन्हें सोचता था कि यार ये रेट इस तरह किस तरीके से आएंगे, लेकिन उनको आज आते हुए मैंने देखा और आपकी वो वर्किंग का माशाल्लाह इत्मीनान और बढ़ गया। मैं असल में न्यू ही हूँ स्टॉक स्क्रीन में। अच्छा, मैं एक और देख रहा था इसमें जो पावर के जो हैं उसमें कैपको और जो हपको, कैपको को मैंने देखा है वो आपकी बाइंग रेंज में तो मेरे ख्याल से वो वहां तक नहीं पहुंचा, बल्कि थोड़ा सा ऊपर से वो ऊपर चले गया। मेरे पास उसकी थोड़ी सी पड़ी हुई है, कुछ स्टॉक्स पड़े हुए हैं उसके। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? अभी उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लूँ? अभी इंडेक्स जिस तरह बता रहे हैं नीचे आने के चांसेस हैं। अच्छा, एक इसके हवाले से, एक दूसरा हपको के हवाले से। हपको की मैं काफी देर से मॉनिटर कर रहा हूँ, उसको मैं देख रहा हूँ कि उसकी प्राइस रेंज जो है ना वो अभी जिस लेवल पे है ना, यानी इस पे इसकी अच्छी खासी सपोर्ट है। तो इसके भी मेरे पास तकरीबन 86 या 85 के करीब मेरे पास इसकी पड़ी हुई होल्डिंग। तो उसमें थोड़ा सा रिकमेंड कीजिए, उन दोनों में से निकल जाऊँ। बाकी तीसरा जो कि फ्यूचर के देख रहे हैं, जब मार्केट थोड़ी सी गेयर अप होगी, उसमें मेरे ख्याल से जो सेक्टर आप बता रहे हैं, ऑयल के सेक्टर बता रहे हैं कि ऑयल इसमें चलेगा, इसमें पावर का भी कंट्रीब्यूशन होगा मेरे ख्याल से। दूसरा और तीसरा मेरे ख्याल से बैंक्स के हवाले से शायद इसका कंट्रीब्यूशन होगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि तीन जो है ना इसको इंडेक्स को लेकर जाएंगे ऊपर। ठीक है सर। और बाकी सीमेंट के हवाले से, सीमेंट भी शायद उसमें ये जो हमारा है जो मेपल लीफ, ये भी नहीं चला, लेकिन इसकी जो है ना अपनी इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से इसके जो है ना कॉस्ट के जो है वो बेहतर है, जो ना इसकी कम कॉस्ट से जो ना मटेरियल रेडी हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जी रियाज भाई, जो है ना आपका जो वो लिस्ट वाली आपने बात की, वो सारे आ गए, आपने देखा वो इंशाल्लाह सारे। कैपको अभी नहीं आया लिस्ट में, लेकिन आने वाले दिनों में 1-2 लॉक की मार है, नीचे आने में पता नहीं चलता, कल हो सकता है ये आ जाए नीचे। बहरहाल अगर आपको कैपको से प्रॉफिट हो रहा है, वक्ती तौर पर प्रॉफिट टेकिंग करें, और बाद में अगर इंडेक्स ठीक हो जाएगा तो बेशक कैपको ले ले। 2 रुपए महंगा मिलता है तो बेशक ले लें उसको, लेकिन कम से कम इंडेक्स को जो है वो ठीक होने देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत अच्छा स्टॉक है, यहीं पर इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 78 के राउंड अबाउट, यहीं पर ये घूमता रहेगा। अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो लॉस में बिल्कुल भी इसको ना बेचें, होल्ड करके रखें ये। और आने वाले दिनों में
जो है इसमें कोई शक नहीं कि एक्सप्लोरेशन, बैंकिंग सेक्टर और खासतौर पर स्टील, सीमेंट जो नहीं चले, ये सारे इंडेक्स को ऊपर लेके जाएंगे, तभी इंडेक्स पहुंचेगा 50 से ऊपर ऊपर। अदरवाइज उसने ये बाकी ये कचरे मचरे स्टॉक से इंडेक्स ने कभी भी 50,000 क्रॉस नहीं कर रहा। ये कचरे मचरे सारे चले 47 पर ही जाकर जो है ना 100 इंडेक्स बस कर गया, वहीं से वो रिवर्स कर गया। लेकिन जब ये ऑयल एक्सप्लोरेशन और बैंकिंग चलेगा तो फिर आप देखना कि इंडेक्स के कैसे नए लेवल्स बनेंगे फिर ये। जी साकिब हुसैन साहब है कुवैत से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, वालेकुम क्या हाल है सलाम। आपका? ठीक है, मतलब सब भाइयों को भी अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब मैं बिल्कुल न्यू हूँ और आपकी लेक्चर्स वगैरह सुनते रहता हूँ जिससे काफ़ी हेल्प मिल रही है। मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो कहीं पे मुझे ग्रुप वगैरह में एक में बता रहे थे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, मुझे असल में उसका पता नहीं, अगर उसके बारे में आप थोड़ा गाइड कर दें। और दूसरा ये आरडीए अकाउंट से जब हम किसी ब्रोकर से अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं तो हम कितने अकाउंट ओपन ब्रोकर्स के पास ओपन कर सकते हैं, या आरडीए अगर अकाउंट ओपन करना तो सिर्फ एक ब्रोकर के साथ ही हम काम कर सकते हैं? हाँ जी सर, बस ये दो सवाल ही हैं आपके? जी बस दो ही हैं। हाँ जी सर, शॉर्ट सेलिंग पर मेरी वीडियो बनेगी, वो मैं फिर आपको डिटेल से समझाऊंगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। यहाँ पर मुख्तसर से यही है कि आपके पास कोई पैसा शैसा नहीं है, फ्यूचर में कोई भी स्टॉक आप ऐसे ही बेच दें बस, और अगर वो नीचे आ जाता है तो आप उसको दोबारा बाय कर लें। तो वो जो भी आपने 100 रुपये पर खरीदा, वो 100 रुपये पर आपने कोई स्टॉक बेचा, आपके पास था ही नहीं, आप ऐसे ही बेच दें बस उसको। ब्रोकर कहते हैं बेच दें, आपको वो फैसिलिटी देते हैं ये। 100 रुपये पर कोई भी फ्यूचर वाला स्टॉक आपने बेच दिया, अगर वो नीचे आ गया 96 पर, जितने बेचे 96 पर आपने उतने खरीद लिए, तो 4 रुपये का डिफरेंस हुआ, तो इसका मतलब है 4 रुपये फी स्टॉक ब्रोकर का कमीशन निकाल के, कैपिटल गेन टैक्स निकाल के आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर खुदा ना खासा 100 रुपये से वो ऊपर चला गया 104 105 रुपये पर, फिर हो गया नुकसान। शॉर्ट में काम उल्टा हो जाता है ये, तो हम शॉर्ट बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी शॉर्ट और लेवरेज का काम बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो आपको यही एडवाइस है कि आप बिल्कुल इससे दूर ही रहें तो बेहतर है ये। आरडीए वाले हमारे बहुत से जो ओवरसीज हैं, उनसे मैं किसी से जो है ना, कोई भी जो आगे आने वाले कोई भी इनका इस सवाल का जवाब दे दे जो ओवरसीज हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आरडीए में आप कितने ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी ओवरसीज जो है इनके इस सवाल का जो है वो जवाब दे दें ये। जी फयाज अहमद साहब है रावलपिंडी से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम। सर मेरे पास दो ही स्टॉक है इस वक्त, जीजीएल और कैपको। इनके बारे में पूछना चाहता हूँ, कल इनसे प्रॉफिट टेकिंग कर लूँ। जी जी फयाज भाई, इसका तरीकेकार ये होता है ना, कैपको और जीजीएल दोनों जो है वो ऊपर ही जा रहे हैं, यानी कि अपने बुलिश यानी ट्रेंड में आज भी दोनों पॉजिटिव थे। एक तो तरीका ये है कि आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा नीचे करके, या जो आपने जहाँ पर खरीदा हुआ है उसके करीब करीब आप स्टॉप लॉस लगा दें। अगर नीचे ना आए, ऊपर ही चलते जाएं, फिर तो आपको फायदा ही है। अगर नीचे आते हैं लेकिन आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है अपने बाइंग के करीब करीब, तो आपका लॉस भी नहीं होगा ये। कम से कम ये नहीं होगा कि आप कहेंगे कि जी मैंने कहा बेच दें, और फिर उसको अपर लॉक लग गया और अपर लॉक लग गया, फिर आप गिला करेंगे जी काजी साहब ने मुझे पहले ही बिछवा दिया ये। तो जो स्टॉक ऊपर जा रहे हो, इसके दो तरीके मैंने आपको बता दिए, या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस लगा दें नीचे करके अपनी बाइंग पर, तो वो जब जाते जाएं तो आप जो है ना ऐसा कर सकते हैं ये। जी आईफोन मोहम्मद अरफाज साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सलामकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब क्या हाल है? ठीक है और सर खैरियत? सर जी, कल आपके कहने पे ना एसएसजीसी मैंने आज निकाल दिया है, जी तो एचबीएल ले लूं? और सर एक ही दो ही सवाल है? जी एक ही है। जी सर, ऐसे जीसी आपने निकाल दिया, फायदे में रहे होंगे, आज और नीचे आ गया था वो जो परसेंटेज थी। और खास तौर पर जिन्होंने मेरे कल कहने पर एसएनजीपी डीओएल जो है भारी दिल के साथ उन्होंने 28 रुपये में बेचा, आज वो 26 रुपये पर आ गया ये। तो आप देखें यानी कि उस टाइम बेचना ठीक था, या अब आपको इतना ज्यादा लॉस शो होता तो वो आपको कैसा दुख और परेशानी की बात होती। कई ऐसे हैं जिन्होंने वो, मैंने टीओएमसीएल जो है उस टाइम 33 रुपये पर बाय करवाया था, कहा था 32.5 पर स्टॉप लॉस में बेच दें। कई ऐसे ही देखते रह गए कि हम इतने से लॉस में क्यों बेचे, आज वो भी 29 रुपये पर आ गया ये। तो जो बिक के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मजीद लॉस से अल्लाह ने आपको बचा दिया।
अभी बैंक फिलहाल बिल्कुल भी ना लें, मार्केट का इंडेक्स सीधा होने दें, हो सकता है कि 100 रुपए से भी कम पर आ जाए, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, उस रेट पर आपको मिले। फिलहाल मार्केट को देखें, जब तक ये सीधी नहीं होती बिल्कुल भी कोई भी स्टॉक बाय ना करें ये। जी खालिद शेख साहब हैं, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो सर मैंने टॉमकेल फर्स्ट बाइंग थी मेरी टॉमकेल की, तो वो मैंने 34 में लिया था, ठीक है, वो तकरीबन 15% लॉस पे चल रहा है अभी। सर इसका क्या, अब इसको निकाल दूं लॉस पे ही या फिर थोड़ी देर वेट करूं मजीद? और दूसरा सर, ये ओडीएल जो होता है, एक तो रेगुलर होता है और एक ओडीएल होता है, सर ओडीएल बाइंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सी वजाहत कर दें, शुक्रिया सर। जी जी खालिद भाई, अभी मैंने टीएमसीएल का बता दिया, उस टाइम 32 पर बाय करवाया, उसका स्टॉप लॉस भी बताया आपने, उस टाइम लगाया कोई नहीं स्टॉप लॉस, अब वो नीचे आ गया, तो अब मैं इतने लॉस पर आपको क्या मशवरा दूं कि आप बेचें। फिलहाल दुआ करें कि ये बेहतर हो जाए, बस यही है। ओडीएल जो है ना, ओडीएल ओडीएल का स्टॉक ये होता है कि अगर आपने कोई 1 2 3 4 जो है छोटे यानी क्वांटिटी में स्टॉक लेने हैं तो आप वो ओडीएल में बाय कर सकते हैं, वरना रेगुलर में वो 500 की लॉट होती है या 100 की लॉट होती है, जो 100 रुपये से ऊपर के स्टॉक होते हैं ये। और ख़ास तौर पर मैं अपने मेंबर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे जूम सेशन होते हैं वो लाजमी देखा करें, ये छोटे मोटे सारे सवालों के जवाब आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये फिर नए सवाल आप पूछेंगे उससे भी हमें खुशी होगी फिर। जी मुजफ्फर हुसैन साहब है मदीना से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब, वालेकुम सलाम। और तमाम मेंबरान को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा एक ही सवाल है मैपल लीफ के बारे में। मैपल लीफ जो है मैंने बाकी सारे स्टॉक निकाल दिए थे, मैपल लीफ जो है वो सेल करने को दिल नहीं कर रहा था ठीक है, तो उसमें अभी लॉस में तो नहीं है, कुछ हैं मतलब 4000 स्टॉक्स उसमें शेयर्स हैं, तो अभी आज नीचे गया था, उसके बाद फिर इसकी रिकवरी जो है ना मतलब 5% पे जाके फिर 2 पॉइंट समथिंग पे आके क्लोज हुआ है। तो ये कितना नीचे जा सकता है? अगर ज्यादा नीचे जाने के चांसेस हैं तो सेल आउट कर दूं या फिर नीचे जाने पे और ऐड कर लूं? हाँ जी जी मुजफ्फर भाई, फिलहाल जो है ना ये 41 रुपए से जब ये नीचे क्लोजिंग देगा तो ये बड़े आराम सुकून से जो है ये 35-36 पर आ जाएगा। 41 जो है इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर, तो यहाँ तक इसका इंतजार करें और इसको होल्ड करके रखें जब तक ये इधर से नीचे नहीं आता। जो रखे हुए हैं उसको रखी रखे, जब ये 36 रुपए पर आ जाएगा तो फिर और बाय कर लीजिएगा वहां पर। जी उबैद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर ये बताइएगा कि जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम मार्केट की ना, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे पॉसिबल? जी हाँ सर, आवाज आपकी ब्रेक होगी। हाँ जी शायद आपने पूछा कि इस ये सिचुएशन में। कह रहा हूँ कि जो सिचुएशन आजकल मार्केट। जी 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 बिल्कुल, वो मैं समझ गया हूँ। आप ये पूछ रहे हैं कि आजकल जो पोजीशन है जो है ना, जैसे मार्केट डाउन है तो इंट्राडे में जो है वो कैसे हम लोग जो है वो बाइंग कर सकते हैं। उसका बहुत आसान सा तरीका है। उसका तरीकाकार एक तो अव्वल तो यह है कि आप इंट्राडे तो या तो अव्वल करें ना, क्योंकि ये शरी तौर पर भी मैं इसको सही नहीं समझता। बहरहाल अगर आप करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है कि सुबह सुबह जो भी स्टॉक लोड लॉक पर लगे हों ये, ठीक है, लोड लॉक पर जो भी स्टॉक हो 1 पैसा ऊपर आप इसका स्टॉप लॉस बाय करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी स्टॉक का लोड लॉक लगा हुआ है, फ्रीज हुआ हुआ है लोड लॉक पर, 1 पैसा ऊपर जब स्टॉप लॉस बाय लगाएंगे, जो ही उसका लॉक ओपन होगा आपका वो बाय हो जाएगा। अगर वो आपकी किस्मत नसीब अगर 1% 2% ऊपर चला जाता है, साथ ही आप उसको बेच दें, या नहीं बेचते तो कम से कम उसी रेट पर जिस पर आपने खरीदा है वहां पर आप स्टॉप लॉस सेल दोबारा उसको लगा दें। अगर दोबारा आ गया नीचे फिर भी आपकी मुकद्दर नसीब, और अगर नहीं आता तो फिर भी। तो इसको अगर आपको समझ नहीं आती तो इसी मेरी बात को 5 दफ़ा दोबारा यूट्यूब में सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये मेरी बात समझ आ जाएगी। जी कमरान भाई है KSA से सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट करो मैं। जी कमरान भाई। कमरान बेग साहब अगर आप सुन रहे हैं तो अनम्यूट करें। चले नहीं है। जी हामिद महमूद साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। जी काजी साहब, सब बहन भाइयों को और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब, मेरी एक तो ऑब्जर्वेशन है और एक छोटा सा सवाल है।
ऑब्जर्वेशन दोस्तों को हौसला भी देगी। मैं एक्चुअल ट्रेडिंग करने से पहले पेपर ट्रेडिंग काफी अर्से मैंने की है, तो उसमें मैं शेयर लेता था अपने हिसाब से, और कई दफा मैं लाख लाख रुपए का भी फायदा मैंने उठाया, और एक्चुअल में भी आने के बाद उठाया। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर जितने भी बिजनेसेस इस वक्त हैं आराम से करने वाले, जैसे बैंक में इन्वेस्टमेंट या कोई और, स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है। यानी अगर दोस्त एक शेयर ले लें, अच्छा शेयर लें और उसको बिल्कुल ना बेचें, कोई स्टॉप लॉस कुछ भी ना करें, क्योंकि बैंक 10% भी प्रॉफिट नहीं दे रहा, कम दे रहा है। यानी आपने ले लिया, रख लें, अच्छा स्टॉक है, और गम ना लगाएं, वो सब वापस आ जाते हैं एक टाइम में, सारे स्टॉक वापस आ जाते हैं, अनलेस वो बिल्कुल ही बेकार कोई मरा हुआ स्टॉक है। तो इसमें आप बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत? नहीं सर, क्योंकि आप वही बंदा इस बिजनेस में पड़े जिसके पास फालतू पैसा है, जी जिसने बच्ची की शादी करनी है, कुछ और काम करने हैं, वो इस चक्रों में ना पड़े। जिसको फालतू पैसा जो है एक तरफ रख के उससे खेले एक किस्म का। एक तो मेरा ये था, आप बताइएगा मैं सही कह रहा हूँ या गलत? अच्छा, दूसरा मेरा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था, मुझे उसका समझ नहीं आया था इतना अच्छा। जैसे एक ही स्टॉक को मैंने मुख्तलिफ कीमतों में लिया है, कुछ मैंने महंगा लिया है, कुछ सस्ता लिया है, तो इसको मैं अलग अलग उन्हीं कीमतों में सस्ता वाला मैं बेचूं, फिर महंगा वाला, ऐसा कर सकता हूँ मैं? ये 200। जी जी आमिद भाई, जो आपकी पहली बात है ना, वो आपकी ऑब्जर्वेशन से मैं तो जो है ना मुत्तफिक नहीं हूँ। शायद कोई हो जो आपने कहा कि जी स्टॉक लेके बस रख ले, वो रखे। जिन्होंने पीपीएल 200 रुपये पर, अभी वो देख लो उसका क्या हाल हुआ हुआ है। ये कई मिसालें, अब मैं इधर क्या आपको मिसालें दूं। और जो है ना, कोई फालतू पैसा, या किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं होता, सबके पास हलाल का और जो है ना बड़ी मेहनत का पैसा होता है। और वही स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छी सोच के साथ लगाते हैं कि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होगा। बाज़ लोग तो इसी पर ही रिलाई करते हैं कि इसी से उनका घर चलेगा। अगर आप तरीके के साथ जो है स्टॉक मार्केट के अंदर काम करेंगे, तो चाहे आपके पास जिस मर्जी किस्म का भी पैसा होगा, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये अगर आप जल्दबाजी करेंगे, ग्रीडी बनेंगे, और जो है बस र्यूमर्स पर चलेंगे, इसको सीखेंगे नहीं। जैसे अगर कल का आपने जूम सेशन अगर आपने देखा, वो भी मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग रिपीट में भी इसको देखते होंगे, कि हर बात को ज़रा गौर गौर से सुने कि क्या क्या बातें होती है यहाँ पर। अगर कल के जूम सेशन में किसी ने इदरीस भाई की बातें सुनी हो, जो हमने बाद में रिकॉर्ड किया क्योंकि मेरा नेट का प्रॉब्लम था, उन्होंने एक ही बात बताई है, मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, एक जो है ना सेकंड भी करता हूँ, एक्नॉलेज भी करता हूँ। उन्होंने कहा लर्न जो होता है, लर्न LEARN, जैसे हम कहते हैं लर्न टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, लर्न का पहला लफ्ज ही एल है, और एल का मतलब यानी आप देखेंगे लर्निंग से ही निकला हुआ है। जब आप लर्न करेंगे तो उसके बाद जो 4 लफ्ज है वो है अर्न, फिर ही आप लोग अर्न कर सकेंगे। अगर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट में कभी भी आप लोग मार नहीं खाएंगे। ये मैं लिखवा ले मुझसे। ये वक्ती तौर पर अगर आपने गलती कर, जैसे आज हमने आपको बाइंग नहीं करवाई, अगर फिर भी किसी को कूदने का शौक है वो कूदे। इससे पहले हमने आपको बाइंग कराई, स्टॉप लॉस आपको लगवाए। जिन्होंने नहीं लगाए, जो नहीं प्रॉपर सीखते, प्रॉपर अपनी अपनी फलसफे साइंस मारते हैं, अपना दिमाग मारते हैं, तो वो फिर उसका कोई इलाज नहीं है फिर। ठीक है, तो बाकी आपकी बात वो जो है ना, वो बिल्कुल इसको मैं सेकंड नहीं करता। हमारे पास भी कोई फालतू का पैसा नहीं है, और हमने भी अपनी इतनी सुबह से शाम मेहनत का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये नहीं कमा रहे हैं। जी हसन अहमद खान साहब है लाहौर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, ये अक्सर आपके मुंह से भी वर्ड सुनते हैं और लोगों के मुंह से भी, क्रैश, इसको सर थोड़ा सा डिफाइन करें, क्योंकि हम तो इस बिजनेस अब कर ही रहे हैं पिछले कुछ 6 माह से। तो ये क्रैश की डिफाइन करें, ताकि हमें वो भी पता होना चाहिए कि जी क्रैश क्या होता है। अब हम कह तो देते हैं, आप भी कह देते हैं क्रैश, वो कितनी वर्स्ट सिचुएशन है वो भी हमें बता दें, ताकि हम मजीद मुहतात हो जा सकते हैं। और सेकंडली सर ये कि ये अभी जो स्टॉक्स आपने जो हमारे रह गए हैं, मतलब अपने नहीं सेल आउट किए किसी वजह से थोड़े बहुत, तो उसके लिए अब जो एवरेज है उसके लिए आइडियल क्या रेट होना चाहिए कि वो एवरेज में वो जल्दी से ऊपर आ जाए? ये थोड़ा सा हमें थोड़ा सा क्लियर कर देना प्लीज, ये 2 चीजें क्लियर कर दें। जी इससे पहले वो अमित साहब ने एक और सवाल पूछा था एवरेज का। अमित भाई इस तरह है ना कि अगर आपके ब्रोकर के पास, बास ब्रोकर में है, जैसे अभी एस्क्रिस कोटी ने जो नया टर्मिनल लॉन्च किया है, उसमें जो स्टॉक आप जिस रेट पर लेंगे वो आपको शो करेगा कि ये 500 स्टॉक आपने इस रेट पर लिए हुए हैं,
1000 शेयर आपने इस रेट पर लिए हुए, 2000 इस रेट पर लिए हुए, एक स्टॉक के मुख्तलिफ रेट आपको शो हो रहे होंगे जिस रेट पर आपने लिए हुए। तो इसका तरीकाकार ये कि जो सस्ता लिया हुआ है अगर वो आपको प्रॉफिट दे रहा है वो उसके अंदर आप प्रॉफिट टेकिंग करें, जो महंगा लिया हुआ है उसको आप रखी रखें जब तक वो अपने रेट पर नहीं आ जाता ये। या अगर आप उस स्टॉक से जान नहीं छुड़ाना चाहते हैं तो उन सारे स्टॉक्स की आप एक एवरेज ले लें कि इसकी क्या एवरेज बनती है, उस एवरेज से जब वो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो आप सारे बेच दे, ऊपर वाले जो नुकसान है वो नीचे वाले के प्रॉफिट से जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। वो आपका पिछला सवाल रह गया था। और जो आपने पूछा क्रैश, मैंने कभी भी इस क्रैश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि मार्केट क्रैश होगी, अल्लाह ना करे मार्केट क्रैश, वो वाले हालात नहीं है। मार्केट क्रैश होती है तो उसके कुछ जो है ना पॉलिटिकल कुछ हालात होते हैं, ये या तो हुकूमत ने गिरना होता है, जैसे 2017 में नई हुकूमत आई बिल्कुल इसको समझ नहीं थी। मार्केट क्रैश का मतलब यह है कि आपको कोई चीज बेचने का मौका नहीं देती। अभी तो ये स्टॉक मार्केट यकीन करें आपसे इतना प्यार कर रही है, बार बार आपको कहती है कि जी बेचें अपने स्टॉक, आप लोग बेचे ना तो ये और बात है। ये अगर वो वाली सिचुएशन आ जाए 2017 वाली, सुबह उठते सारी 9:30 बजे मार्केट ओपन होती थी और सारे स्टॉक लोड लॉक पर ओपन होते थे, सारी पूरा दिन लोड लॉक लगे रहते थे, अगले दिन भी लोड लॉक लगे रहते थे, बेचने का तो टाइम ही नहीं मिलता था ये कि हम बेचें उन स्टॉक को। ये होती है वो क्रैश वाली सूरत हाल। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में, फिलहाल तो जब तक ये हुकूमत मौजूद है क्रैश कोई नहीं होनी। जब नए इलेक्शन होंगे तो फिर कोई ना कोई चांस बन सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई हुकूमत चेंज होती है तो हम जरूर देखते हैं कि हालात ख़राब होते हैं। लेकिन उससे पहले पहले अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो इंशाल्लाह जैसे आज भी आपको बचाया स्टॉक से और घुसने से और इस जो है ना बियरिश मार्केट में, इंशाल्लाह आगे भी आपका साथ हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये और बात है कि आप छोड़ के चले जाइए। और बाकी जो बात है, जो स्टॉक आपके रह गए जो मैंने आपके साथ लिस्ट शेयर की हुई है, उसका जो सबसे बॉटम वाला रेट है, 2 रेट मैंने आपको बताए हैं बाइंग जोन के, जो इसका बॉटम रेट है जब वहां पर आ जाए तो वहां पर आप उसको एवरेज कर सकते हैं। जी इमरान भाई आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। अब मेरी आवाज नहीं आ रही? अजी जी आ रही है सर आवाज? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोले जी सर। सर, जी सर। सर पूछना ये था कि सर कौसम मैंने ना लिया हुआ था, आज उसका ना बहुत ही वो डाउन हो गया, तो आज मैंने ना वो बस 35,000 के लॉस पे ही मैंने उसको निकाल दिया, मैं कहा और नीचे ना आ जाए। तो सर पूछना ये था कि अगर ये दोबारा भी, जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर ये 3 रुपए तक आता है तो उसका पैसा मैंने रखा हुआ है अलहदा ही, तो अगर 3 रुपए तक आता है तो उसको दोबारा बाई कर लूं? वो एक ही सवाल है सर, और सवाल है? नहीं सर, बस यही है। हाँ जी। सर अगर आपने लेना ही है ना, फिलहाल कोसम को छोड़ दें, इसने फिलहाल यहीं पर ही रहना है। इससे अच्छे अच्छे जो स्टॉक है वो ले ले, वो ज्यादा बेहतर है। मैपल लीफ नीचे आ रहा है, अमरेली नीचे आ रहा है, ट्रीट नीचे आ रहा है, पेल नीचे आ रहा है। वो सारे अच्छे स्टॉक को छोड़ के ये क्यों पैनी स्टॉक के पीछे आप पड़े? वो मैंने लिखा हुआ है लिस्ट में, वो उनके लिए जिनके पास बहुत पैसा है वो थोड़े से कोसम ले सकते हैं। आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, आप अच्छे वाले स्टॉक लें, वही आपके 35 छोड़ के 1 लाख रुपए आपको प्रॉफिट दे देंगे ये स्टॉक जब ठीक हो जाएंगे ये वाले। तो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा, उधर जाएं, वो ज्यादा बेहतर है स्टॉक। जब इतने अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं तो फिर कोसम, WTL, इनमें क्यों आप अपना पैसा स्टॉक ऑफ करना चाहते हैं वक्ती तौर पर ये? ठीक है जी। इमरान भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सर मैपल ले लूं? मैपल? और सर मैपल आप ले लें, 40 रुपए से नीचे इसको आने दें, अभी मार्केट ठीक होने दें। मैपल छोड़ के अभी जितने भी तकरीर किया मैंने वो सारे स्टॉक ले लिए। जी मोहम्मद तनवीर अकरम साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अरे सवाल तो तकरीबन अभी जवाब सब मिल ही गए ना, ऐसे ही अरेंज किया था मैंने, डाउन नहीं किया। बस आपको सलाम दुआ होगी। तो ये मैपल का जो आप बोल रहे हो ये लास्ट 35 तक आ सकता है? ये मेरे पास काफी पड़ा हुआ है मैपल जो है ना। सर 41 इसका स्टॉप लॉस है, जब 41 से नीचे क्लोजिंग देगा और इसके नीचे नीचे मुझे कोई इसकी करीब करीब रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही, तो वो मेरे हिसाब से लग रहा है सपोर्ट जो है ये इसकी 41 सपोर्ट है ये। अगर ये ब्रेक हो जाए तो फिर 38 लगेगी अगली सपोर्ट ये। तो आने में क्यों नहीं आ सकते? जब PPL जैसा शेयर जो है वो 60-65 रुपए का आ सकता है, पिछले दिनों में आया, तो ये सारे नीचे आ सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये मार्केट है, ये इसमें सब कुछ पॉसिबल है ये। जी और खास तौर पर जो एस्कोल है ये 380 से अगर वो 10 रुपए पर आ सकता है तो सब कुछ हो सकता है यहाँ पर ये। वासिद हुसैन साहब है सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट करो मैं।
जी वासिद हुसैन साहब। हेलो। जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? खैरियत सर, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है। अच्छा काजी साहब, मैंने आरडीए अकाउंट ओपन और यहाँ से कुछ थोड़ा सा मसला भी हो गया था मुझे, और पाकिस्तान से जो मैंने अकाउंट ओपन करवाया यानी किया है, अभी तक हुआ तो नहीं है लेकिन प्रोसेस में है। तो तकरीबन मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो उसमें पड़ी हुई है। यहाँ पे थोड़े बहुत जो मेरे पास पैसे थे वो आरडीए अकाउंट में थे, उससे मैं कर रहा था ये थोड़ा बहुत डे ट्रेडिंग। जी सर। सर आपकी आवाज़। वो ओपन कैसे होगा लोकल अकाउंट? हाँ जी सर, अगर आपका यहाँ पाकिस्तान में किसी बैंक में अगर अकाउंट मौजूद है फिर तो मेरा ख्याल है इजी है। जो है ना, आपका किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके लिए बेहतर है आप हमारे जो सनाउल्लाह मरवत साहब हैं उनसे रब्ता करें, वो आपको सारा तरीका समझा देंगे कि कैसे वहीं पर ही बैठे बैठे आपका अकाउंट जो है वो लोकल ब्रोकर के पास ओपन हो जाएगा ये। जी जिशान भाई हैं जद्दा से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। कैसे साहब? वालेकुम सलाम। कैसे साहब, सिर्फ एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग करनी थी। शॉर्ट सेलिंग का मुझे वैसे तो आइडिया आपने बता भी दिया है, पहले भी मुझे थोड़ा सा आइडिया था। मरवत साहब की एक्चुअली सुबह एक कॉल थी कि अगर कोई एग्जिस्टिंग आपके जो रेडी स्टॉक है उसको अगर आपने शॉर्ट सेल में जिन्होंने करना है, और तो वो उन्होंने एक कॉल दी थी। फिर इवनिंग में उन्होंने कहा था कि उन्हीं स्टॉक को बाय बैक करना है। तो वो थोड़ा सा मैंने करना नहीं है, लेकिन जस्ट एक नई चीज सुनी थी, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर थोड़ा सा एडवाइस गाइड कर दें। जी जी जिशान भाई, ये जो है ना इस पर मेरी वीडियो बनेगी, और ये जो उन्होंने मैसेज किया था वो हैजिंग इसको कहते हैं, हैजिंग। हैजिंग ये है ना, मसलन आपके पास सडले पड़ा हुआ है जो है ना 250 रुपए पर आपने रेगुलर में बाई किया हुआ है, लेवरेज पर नहीं, रेगुलर में आपने 10,000 जो है वो स्टॉक सडले के बाई किए हुए हैं। आप जैसे मार्केट नीचे आ रही है तो आप अपने रेगुलर को बिल्कुल भी ना छेड़ें, आप दूसरे जो है फ्यूचर के स्टॉक जो है वो शॉर्ट सेल कर दें। ये 10,000 ही एक तो रेगुलर में आपको पड़े हुए हैं, अगर वो आप दूसरे स्टॉक जो है रेगुलर में जब शॉर्ट सेल करेंगे और वही स्टॉक अगर नीचे आ जाता है ये, ठीक है, तो नीचे आ जाए तो वो जैसे उन्होंने कहा कि नीचे आए तो आप यहाँ पर आप दोबारा इसको बाय कर ले तो वो आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा उससे। ये उसमें ये होता है कि आपकी यानी कि वो जो हैजिंग है कि अगर जो ऊपर वाला स्टॉक है वो तो आपको लॉस दे रहा है रेगुलर वाला, नीचे शॉर्ट वाला जो है वो आपको प्रॉफिट दे देगा, तो वक्ती तौर पर ये जो लॉस है वो आपका कवर हो जाएगा ये। ठीक है, अगर आपको इसकी बात की समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो बनेगी आने वाले दिनों में, इसी पर ही बनाऊंगा मैं वीडियो, किसी और पर नहीं बनाता, ताकि ये हैजिंग का जो है ना ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उस हिसाब से फिर मेरा ख्याल है अब इसकी फिर शरई हैसियत भी देखनी पड़ेगी कि हैजिंग जो है वो जायज़ है या नहीं जायज़ है, वो फिर अगला मसला आ जाता है ये। जी रजा खान साहब है सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। काजी साहब, सवाल तो मेरा हो गया था, लेकिन आपने बोला कि आरडी अकाउंट में एक भाई ने सवाल पूछा था। तो आरडी अकाउंट जो है एक ही ब्रोकर का साथ बनता है। अगर वो भाई को वो ब्रोकर पसंद नहीं है तो उसको क्या करना है कि खुद ही अपना सीडीसी का जो ए एक्सेस है डीएसएस में जाके उसको डिलीट करना है पहले वाले ब्रोकर को, और जो नया ब्रोकर वो चॉइस करना चाहते हैं उसको वहां पे ऐड करना है। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, विद इन 3 दिन में उसका नया अकाउंट खुल जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गाइड किया जी। जी अब्दुल रहमान भैया आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, और इसके बाद टाइम ही जरा हमारा शॉर्ट है, फिर हम आएंगे जो है वो इदरीस भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, और इदरीस भाई को भी सलाम, बाकी सब मेंबर्स को भी। अच्छा सर, मुझे ये कहना है कि जो स्टॉक्स ऊपर गए हैं, जो 100 इंडेक्स को ऊपर लेकर गए थे, और वही स्टॉक जो है ना 100 इंडेक्स को गिरा रहे हैं। तो रही बात कोसम की, जो कोसम वाले हैं जो जितने हमारे मेंबर्स भी हैं उसमें मैं भी हूँ। तो जिस तरह अभी एक भाई ने बात की थी कि उसने कोसम को जो है ना अभी सेल किया 30-35 हज़ार लॉस पर। इसका जो इन्वेस्टर है वो यही चाहता है, क्योंकि ये तो इंडेक्स के साथ नहीं चला था, ये तो इसने तो अभी चलना था, और इसका अभी इसके अंदर वो चीज़ थी नहीं जो जो इसको ला रही है नीचे। तो मेरा ख्याल है इसका इन्वेस्टर भी यही चाहता है कि ये जो है यहाँ पर प्रेशर में आके सेलिंग करें। तो अगर ये तो आप इसे अपलोड करेंगे तो मैं भी यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमने तो लिया हुआ है, लेकिन ये नीचे आएगा हम इसे और बाय करेंगे, क्या इन्वेस्टर सुने। और दूसरी बात ये है कि सर दूसरा सवाल मैं जो है ना भूल गया हूँ। चलें इसी पर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं? चले जी सर, अब्दुल रहमान भाई क्वेश्चन पर हम बहुत बात कर चुके हैं,
वो तकरीबन सबको बात समझ भी आ गया। जी इदरीस भाई आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, आप जाके जो है काफी परेशान है हमारे मेंबर्स, इनको थोड़ी तसल्ली दें। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर परेशान होने की तो कोई बात नहीं है। इसके लिए तो सबसे पहले तो मैं इनको शेर ही सुना देता हूँ। गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, तो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो ये यहाँ पर तो ऐसा होता है, इससे ना घबराए। आज भी सूरत हाल वही बनी है कि इंडिविजुअल ने काफी माल खरीदा है। बेचने वालों में जो थे आपके म्यूचुअल फंड है और ब्रोकर हैं, इंश्योरेंस ने माल सेल किया है काफी। उसके बाद इंडिविजुअल ने काफी माल खरीदा है। कल वाली ही पोजीशन तकरीबन रिपीट हुई है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। 2 से 3 दिन तक ये सेशन जारी रहेगा और नेक्स्ट वीक जो आएगा तो उसके अंदर मार्केट काफी संभल जाएगी। अच्छा, आप डॉक्टर साजिद साहब ने पहला सवाल किया था कि नेशनल रिफाइनरी स्ट्रॉन्ग है या और स्ट्रॉन्ग है। मेरे भाई, मैं ये तो खैर मुझसे फोन पर रास्ते में रहते हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है ये तो। देखें, जिसके अंदर स्पेकुलेशन हुई थी वो सारे शेयर नीचे आ गए। मैं कह रहा था कि टीआरजी में कुछ भी नहीं है, ये स्पेकुलेट हो रहा है। उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि सब यही कह रहे थे कि आपने क्यों रोका हुआ है हमें, आप टेक्नोलॉजी में नहीं हमें जाने दे रहे। तो मैंने कहा ठीक है, देख लें हम। फिर मरवा साहब ने भी यहाँ पर कहा था कि घर बिक गए, जिन्होंने टीआरजी के अंदर शॉर्ट सेलिंग की थी उन बेचारों के नेट सोल में करने वालों के घर बिक गए। तो बहरहाल ये होता है, जो स्पेकुलेट हुए थे वही नीचे आ रहे हैं तेजी से। अब दूसरी मिसाल मैं आपको दूं, आपका ओजीडीसी पीपीएल नीचे नहीं आ रहा क्योंकि स्पेकुलेट नहीं हुए थे और ये अपने स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर खड़े हुए हैं। जिसकी मिसाल मैं बैंक का लबीब दे देता हूँ आपको। 70 रुपए पे आ गया है वो, नहीं नीचे आ रहा। आज भी वो जनाब 90 पैसे ऊपर ऊपर चला गया, जबकि मार्केट का बुरा हाल था। वजह यह है कि इनकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती है। अगर ये यहाँ से नीचे आएंगे तो ये बहुत ज्यादा बिकेंगे और बहुत ज्यादा इसमें खरीदारी हो जाएगी। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग फुटेड पे खड़े हुए हैं वो कभी भी नीचे नहीं आएंगे। उसके बाद जो है ना, एक हमारे भाई हैं मलिक असद साहब मुल्तान से, ये फ्लाइंग को लिए बैठे हैं। भाई, तो फ्लाइंग को आपने बेचा क्यों नहीं? जब वो अपर लॉक दिखा रहा था तो आप लिए बैठे हुए थे। जब उसने जैसे ही लॉक खुलता है आपको फौरन बेच देना चाहिए था। अब उसके बाद मोहसिन साहब अब्बासी साहब पूछ रहे हैं इस्लामाबाद से कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक सेल कर रहा है और दूसरा खरीद रहा है। तो भाईजान, हैंड चेंज इसी को तो बोलते हैं, और किसको बोलते हैं? हैंड चेंज ऐसे ही होते हैं। अफान साहब ने जो कहा बाउंस बैक करेगी, तो मैं इनको कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक में ये पोजीशंस क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये सैनिट भी निपट जाएगा और भी दूसरे मामला जो है निपट जाएंगे। दूसरी बात, इतनी ज्यादा हाई हो चुके थे कि उसके अंदर बाइंग बन नहीं रही थी, इसलिए ऐसा होना था। और मैं आपको पहले भी कह चुका था कि मार्च के महीने में क्विक मार्च ही होगा, और वो हुआ और अभी जारी है वो मार्च। तकरीबन इसके अंदर से अभी 2000 पॉइंट और कम होंगे मेरे अपने कैलकुलेशन के मुताबिक। उसके बाद ये मार्केट दोबारा अपने स्ट्रॉन्ग फुटेज पर आ जाएगी और जो तेजी से नीचे गए हैं उनमें से ही कुछ आइटम ऐसे होंगे जो ऊपर नहीं आएंगे। अब वो मैं नाम बताकर जो है ना लोगों को मायूस नहीं करना चाह रहा, कुछ पता है मुझे, लेकिन वो ऊपर नहीं आएंगे, कुछ आ जाएंगे। इसी तरह कैपको और हपको की जो बात कर रहे थे, हपको इसलिए ज़्यादा नहीं चलता, ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नहीं जाता कि इसकी अर्निंग जो है ना डॉलर्स में आती है। इसका जो बेनिफिट मिलता है डॉलर्स में होता है, तो डॉलर्स वाला जो होता है स्लो स्लो ही चलता रहता है, क्योंकि इसके अंदर कमाई बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये सारी कमाई पाकिस्तान से डॉलर की शक्ल में लेकर जाते हैं। कैपको जो है एकदम ऊपर भी जा रहा होता है, एकदम नीचे भी आ रहा था। हपको जो है इस तरह ना ऊपर जा रहा होता है ना नीचे आ रहा होता है। उसके बाद एक साहब है हसन साहब, उन्हें जो है ना क्रैश देखने का शौक है कि मार्केट क्रैश कैसे होती है। तो इसको एक सादे से लफ्ज में समझा दूं, उर्दू में या पंजाबी में समझा दूं, जैसे ये चाहे कि मारता भी और रोने भी नहीं देता। तो क्रैश में ये होता है कि आप लिए माल खड़े होंगे, खरीदने वाला कोई नहीं होगा, आप लिए खड़े हुए, आप एक कोने में बैठे अकेले रो रहे होंगे मजनू की तरह कि यार मैंने क्या कर लिया, मैं कहाँ फंस गया। इसको कहते हैं क्रैश। डरे उस वक्त से जब ये क्रैश हो जाए। अगर ये क्रैश हो गई ना, तो फिर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि फिर आपके साथ होगा क्या। लिहाजा इसके अंदर जो है ना कोई इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये होता है। अब रहा मसला, बहुत सारे लोगों को मैंने आज बाइंग करवाई। आपने सबने से कहा था कि बाइंग नहीं करनी, लेकिन मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखो ये बात जो है मेरे और आपके दरमियान रहनी चाहिए, इसलिए कि मैं आपको अपने तजर्बे की बेस पे जो काम कराऊंगा उसमें हमारी कुछ खवातीन भी शामिल थी। तो मैंने कहा आप जीजीएल उठा लें सब,
सुबह ही उनको मैंने कहा जीजीएल उठा लें। अब मैं फिर ऑफिस में इतनी मसरूफियात में रहा कि मैं लोगों को बता नहीं सका कंटिन्यू। जीजीएल में कम से कम 3 से 4 मरतबा अपर लॉक नीचे ऊपर सेल नीचे पे खरीदा, ऊपर बेचे नीचे खरीदे, ऊपर बेचे नीचे खरीदे। ये पोजीशन अगर मैं अकेला होता ऑफिस में बैठा हुआ तो कम से कम 4 से 5 मरतबा ये हर एक को मौका मिल रहा था। तो ये किया जा सकता था। मैंने जीजीएल उनको कहा, मैंने कहा डबल जीएल उठा लीजिए और इसको अप डाउन करते रहे। तो बहुत सारे दोस्तों ने किया अप डाउन। अब वो बात एक ही कि जी आपको कैसे पता था? मैंने कहा मेरे अब्बा का ये माल है, मैं ही बेच रहा था। इसलिए मुझे पता भाई ये भी बहुत अरसा अभी कल ही बताया था का डेटा है ना, ये ब्रैकेट क्यों लगे हुए हैं? ये ब्रैकेट क्या होते हैं? तो भाई बड़ी मोटी सी बात है कि ब्रैकेट को माइनस कर दीजिए, उसमें से एक्चुअल डेटा निकल आता है। तो जहां भी माइनस लगा हो, जैसे सेल हुई है इसके अंदर, जैसे कंपनीज ने जो है ना सेल की जो बाइंग की है उसने 7.46 बिलियन की है और उन्होंने सेल किया 7.73। आप आ जाए म्यूचुअल फंड वालों ने क्या किया 6.95 की जो है उन्होंने ये बिलियन रुपीस में किया। सेलिंग उन्होंने किया 11.6। जब इसे माइनस करेंगे तो जो ब्रैकेट में आएगा 4.69। मेरा ख्याल ये बात क्लियर हो गई होगी। बाकी इसमें जो है ना आज जितने लोग हमारे परेशान थे, भाई परेशान क्यों हो रहे हो? जब आप लोगों को बिफोर टाइम बता दिया कि मार्च में क्रैश हो जाएगी। क्रैश से मुराद यही थी कि ये हैंड चेंज हो। जी बोले इदरीस भाई। आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। जी जी बोले। आज जो मैंने बताया वो यही था कि इसके अंदर जो है ना कोई परेशान होने की बात नहीं है। हैंड चेंज भी हो रहे हैं और जो काफी अरसे से उन्होंने नीचे माल खरीदा हुआ होता है वो उसको सेल भी कर देते हैं। तो परेशान नहीं होना। आपने अपना जो है ना माल, जो आपको कहा गया था कि 70% आपने अपना कैश रखना है, तो वो आज काम आ रहा है आपके। इसमें इस वक्त जो है ना बाइंग बिल्कुल ना करें। बाइंग बिल्कुल 5% 10%, लेकिन वो भी उसमें करें जहां आप बेहतर समझते हैं कि ये यहाँ पे हमें कोई लॉस नहीं होगा। और खास तौर पे मैं ऑयल सेक्टर को कहूँगा कि ऑयल सेक्टर को देखें। $71 पे जो है ऑयल सेक्टर जा चुका है। इसके बाद जो है ऑयल सेक्टर का ही नंबर आएगा चलने का। तो उसको बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, वो ज्यादा गिर भी नहीं रहा। मेरा ख्याल सारी बातें हो गई हैं। शुक्रिया जी सर, जी बहुत बहुत। जी इदरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और बिल्कुल ऐसी बात है कि बिल्कुल आपने परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अभी आपको वही चांस मौके मिल रहे हैं। आपने जो कैश रखा हुआ था और अब आपको सारे स्टॉक जो डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। अगर कोई सेफ स्टॉक आपने लेना है तो ये ऑयल एक्सप्लोरेशन है। और जो जो नीचे आ चुके हैं, अब पूरी लिस्ट आपके पास मौजूद है। सारी अच्छे स्टॉक हैं, कोशिश करें उन्हीं में से कोई पिक करें और वो बेहतर होंगे आपके लिए। यहाँ पर जो है मैं आप लोगों का सबका जो है वो शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आज के जूम सेशन में हमारे साथ जो है वो पार्टिसिपेट किया। खासतौर पर जिनके साथ उनके सिटी नेम या कंट्री नेम लिखे हुए वही मैं कोशिश करूँगा ताकि जल्दी जल्दी बोलूँ। काफ़ी के साथ तो लिखा हुआ है। जी अब्दुल खालिक साहब ने फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया। अब्दुल लतीफ़ साहब ने हमें बुरेवाला से, अब्दुल राऊ साहब ने हमें अलमदीना मुनव्वरा से, अब्दुल रहमान साहब जो है ना ये हैदराबाद से हैं। ये अब्दुल समद साहब हैं शिकारपुर से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल शकूर साहब ने सऊदी अरेबिया से, अब्दुल वहाब साहब ने हफ्साबाद से, अब्दुल वही साहब ने हरीपुर से, अब्दुल्ला सोलह साहब ने इस्लामाबाद से, अबरार कुरैशी साहब ने कराची से, अफान खान साहब ने लंदन से हमें ज्वाइन किया। इसके बाद हमें जो है ज्वाइन किया है जी अलाउद्दीन खिराज साहब ने हमें ज्वाइन किया कराची से। अहमद फसी साहब ने भी कराची से ज्वाइन किया। अहमद हुसैन साहब ने हमें मरदान से ज्वाइन किया। अल्ताफ़ साहब ने हमें बैंकॉक से ज्वाइन किया। आमिर सिद्दीकी साहब ने हमें अबू धाबी से ज्वाइन किया। अमजद भाई ने हमें ओमान से ज्वाइन किया। अरशद साहब ने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। AR वसीम साहब ने रावलपिंडी से ज्वाइन किया। आशिक भाई ने हमें लिया से ज्वाइन किया। आसिफ अली साहब ने कराची से ज्वाइन किया। आसिफ भाई हैं, उन्होंने हमें इस्लामाबाद से भी ज्वाइन किया। आसिफ सुब्रो साहब ने हमें हैदराबाद से ज्वाइन किया। अयाज भाई ने हमें कराची से ज्वाइन किया। अजीम अहमद साहब ने भी हमें कराची से ज्वाइन किया।
डॉक्टर ताहिर सिद्दीकी साहब हैं, इन्होंने हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया। फैसल अजीज साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। फैसल महमूद साहब ने हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया। फ़ाखिर ज़िया साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया। फ़याज़ अहमद साहब ने हमें रावलपिंडी से ज्वाइन किया। इसके बाद एक और फ़याज़ साहब हैं, इन्होंने हमें इस्लामाबाद से भी ज्वाइन किया। गुलाम हैदर साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया। मैडम हना आबिद है, आई थिंक ये भी कराची से होंगी, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। हसन इमरान साहब है, इन्होंने हमें जोराबाद से ज्वाइन किया। इदरीस भाई ने हमें कराची से ज्वाइन किया। इमरान हैदर साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। इसके बाद जो है खालिद शेख साहब हैं SKT सियालकोट से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। जलील अहमद साहब ने हमें रावलपिंडी से ज्वाइन किया। खतीब रहमान साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया। ख्वाजा माजिद साहब ने हमें हवेलियाँ से ज्वाइन किया। शहबाज साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। इमरान रफ़ीक साहब है, इन्होंने हमें रावलपिंडी से ज्वाइन किया। मोहम्मद साहब है, इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया। मोहम्मद अली साहब ने हमें जुबैल सऊदी अरेबिया से हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद जाबिर साहब ने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया। सईद साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया। तनवीर अकरम साहब है, इन्होंने हमें कुवैत से ज्वाइन किया। जाहिद साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया। मुमताज़ अली साहब है, इन्होंने हमें सदकाबाद से ज्वाइन किया। मुकीम अशरफी साहब है, इन्होंने हमें रहीम यार खान से ज्वाइन किया। मुजफ्फर हुसैन साहब है, इन्होंने हमें मदीना मनवरा से ज्वाइन किया माशाल्लाह। मैडम नाजरी सुल्ताना, इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया। निज़ामुद्दीन साहब है, इन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। परवेज साहब है, इन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। राशिद जुबैर साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया। रज़ा खान साहब ने सऊदी अरेबिया से हमें ज्वाइन किया। रूमी जी ने हमें कराची से ज्वाइन किया माशाल्लाह। रूमी जी आपका नाम भी लेकर प्यार आ जाता है ये। सफदर राजा साहब है, इन्होंने हमें सरगोदा से ज्वाइन किया। सलमान साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। शबीर हुसैन साहब ने हमें मीरपुर आज़ाद कश्मीर से जो है वो ज्वाइन किया। शाह नवाज सिद्दीकी साहब ने हमें जुबैल सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया। शेख सईद साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया। ताहिर साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। तौहीद साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया। उमैर अरशद साहब ने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया। वजी बुखारी साहब ने भी हमें लाहौर से ज्वाइन किया। उमैर अरशद साहब ने मुल्तान से। उस्मान अनवर साहब ने गुजरांवाला से। मैडम ज़ेबा शकील ने हमें कराची से ज्वाइन किया। और भी बहुत से मेंबर्स हमें ज्वाइन किया, लेकिन उनके सिटी नेम या कंट्री नेम नहीं थे, तो वो फिर रह गए मेरे से। अगर किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो उनसे मैं माजरत भी चाहूँगा। अगर बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है कोई स्टॉक से रिलेटेड, तो आप अभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन उनको जिनके रह गए ये ना हो कि जिन्होंने पूछे वो भी व्हाट्सएप करना शुरू कर दें। कोशिश करें जिसका जो रह गए हैंड रेस लास्ट में कुछ थे 4-5 जो रह गए, मैं उनसे यही कहूँगा कि व्हाट्सएप पर आपको जो है वो मैं रिप्लाई कर दूंगा। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाश रहिए। और ख़ास तौर पर अगर स्टॉक मार्केट जैसी भी हो, बस कोशिश करें फॉलो करें प्रॉपर्ली। अगर आपको समझ नहीं आती स्टॉक मार्केट की, आपने ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है और आपको फ़ायदा भी होना चाहिए। हमारी कोशिश यही है कि जो भी हमारी एक्सपर्टीज़ है, जो भी कुछ अली बे हमें आता है स्टॉक मार्केट का, वो आपको गाइड करे। यही आपकी लर्निंग है, ये कब लेना है कब बेचना है। अगर यही चीज़ आपको आ जाए तो आप स्टॉक मार्केट के मास्टर बन जाएंगे। हर टाइम लेने वाला नहीं होता, हर टाइम बेचने वाला भी नहीं होता। बस इसी चीज़ को कहते हैं एक्सपर्टीज ऑफ स्टॉक मार्केट। ये जिसको भी आ जाए, इसके लिए किसी फंडामेंटल को, इसके लिए किसी टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है। ये तजर्बा भी है और साथ साथ जो है वो आपकी लर्निंग भी है ये। और कोशिश करें सीखें, और सीख कर जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी मोहम्मद नबील को स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की जो 63 एपिसोड के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।